हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल SBM साइंस में। तो आज वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूंगा इकोनॉमिक्स के 5वीं अध्याय रोजगार एवं सेवाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं और संभावना है आने वाले आगामी 2022 के एग्जाम में आपको भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? तो आउटसोर्सिंग का अर्थ होता है बाह्यस्रोती, इसका हिंदी मीनिंग हो गया। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यदि समझा जाए तो मान लीजिए कि आप कोई काम चालू कर रहे हैं, उसमें मजदूरी खर्च ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है और आपके बगल वाले गांव वही काम को कम खर्च में करके दे रही है, तो वह आउटसोर्सिंग कहलाता है। जैसे मान लीजिए चीन में इलेक्ट्रिक सामान बनती है और हमारे देश में वही इलेक्ट्रिक सामान कम खर्च में मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं, चीन वाले से हम वो सामान ले लेते हैं या उत्तर कोरिया वाले से ले लेती है, तो वह आउटसोर्सिंग कहलाता है। तो परिभाषा से समझा जाए तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवा एवं अपनी कंपनियां की बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोतों या संस्था समूहों से प्राप्त करती है, तो उसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र का नाम बतलाएं। तो उत्तर जानते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला आ जाता है कंप्यूटर सेवा। तो कंप्यूटर सेवा भी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। दूसरा नंबर है विज्ञापन सेवा। जैसे मान लीजिए यूट्यूब चैनल देखते हैं, चाहे कोई टीवी वगैरह देखते हैं, तो उस पर विज्ञापन देने के लिए आती है, तो वह भी है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है सुरक्षा सेवा, चौथा कानूनी सेवा और पांचवा जो है वह चिकित्सा सेवा है। ये सब जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरकारी सेवा किसे कहते हैं? तो उत्तर जानते हैं, जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और इससे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, तो उसे सरकारी सेवा कहा जाता है। विभिन्न क्षेत्र कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे सैन्य सेवा हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य सेवा हो गया, अभिनियंत्रण सेवा हो गया, वित्त सेवा हो गया, बैंकिंग सेवा हो गया। बहुत सारे क्षेत्र में काम लेती है सरकार, वह कहलाता है आपका सरकारी सेवा। दूरसंचार सेवा भी हो गया, जैसे रेल सेवा आपको हो गया, वायुयान सेवा हो गया, बस सेवा हो गया, कृषि सेवा भी हो गया। ये सब जो है आपका सरकारी सेवा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? तो गैर सरकारी सेवा का मतलब हुआ कि अपना काम खुद करना। तो उत्तर जानते हैं, जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्था का सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं का सृजन से लाभान्वित होते हैं, उसे गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। जैसे बैंकिंग सेवा, सब बैंक जो है अपना अपना है, जैसे ICICI बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, RBI बैंक हो गया, SBI बैंक, संचार सेवा हो गया, यातायात सेवा हो गया, स्वास्थ्य सेवा हो गया। बहुत सारे लोग अपना अपना नाम से चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि से आपका रोजगार सेवा हो गया, मॉल सेवा हो गया। आप लोग जानते होंगे कि देखे होंगे बाजार वगैरह में कि सब अपना अपना नाम से अपना मॉल सेवा चालू किए हुआ है। तो ये सब आपका जो है आपका आ जाता है गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? तो चलिए आंसर जानते हैं। आधारभूत संरचना अर्थव्यवस्था को काम करने के लिए जिन सेवाओं और सुविधा की जरूरत होती है,
उसे आधारभूत संरचना कहते हैं। जैसे शिक्षा हो गया, तो शिक्षा में आ गया जो आपको औपचारिक शिक्षा जैसे हो गया, प्रारंभिक शिक्षा हो गया, माध्यमिक तकनीकी शिक्षा हो गया और अन्य प्रकार की शिक्षा जो है वह ज़रूरतों को और सुविधाओं को पूरा करती है। उसके बाद आ जाता है आपको स्वास्थ्य में हो गया, स्वास्थ्य में जैसे अस्पताल हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, नर्सिंग होम हो गया, बहुत सारे अस्पताल आ जाता है। इसी तरह से आपको नागरिक आ गया, तो नागरिक जैसे सामाजिक हो गया, चेतना हो गया, सफाई हो गया एवं अन्य प्रकार की हो गया आपका। सेवा में जैसे आपका हो गया, उसके बाद ऊर्जा हो गया, जैसे कोयला ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा, तेल ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, गैस, गैर परंपरागत ऊर्जा और अन्य प्रकार की ऊर्जा हो गया। आपको यातायात की बात किया जाए तो रेलवे हो गया, सड़कें हो गया, वायुयान हो गया, जलवायु हो गया, जलयान हो गया। ये सब जो है वह आपका सेवा प्रदान करती है। तो ये आपका जो हो जाता है वह आधारभूत संरचना हो गया। सवाल नंबर 5 है, रोजगार और सेवा में क्या अंतर है? तो आंसर जानिए कि रोजगार देना और सेवा देना दोनों एक दूसरे के पूरक है। कहने का मतलब यह हुआ कि रोजगार एवं सेवाओं से अभिप्राय उन बातों से है जिनसे कोई व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है और एकत्रित धन को जब पूंजी के रूप में व्यवहार करता है और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करता है तो सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। कहने का मतलब सेवा देता है। अतः रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के पूरक है, अर्थात रोजगार वृद्धि से सेवा क्षेत्र का भी विस्तार होता है या वृद्धि होता है। तो रोजगार और सेवा एक दूसरे के पूरक हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्थिक संरचना का क्या महत्व है? तो आर्थिक संरचना के अंतर्गत ही समस्त आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न होता है। इन संरचनाओं के आधार पर ही किसी भी देश की प्रगति का आकलन कर सकते हैं। देश के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, वस्तु एवं सेवाओं की उपलब्धता, ये समस्त प्रगति जो है आर्थिक संरचनाओं पर ही आधारित होता है। जैसे आपको वित्त सेवा हो गया, ऊर्जा सेवा हो गया, यातायात सेवा हो गया, संचार हो गया, ये भी आपको आर्थिक संरचना के आधार पर ही समस्त आर्थिक क्रियाकलाप को संपन्न कराती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंदी का असर भारत में क्या पड़ा? तो मंदी का जो असर भारत में कम पड़ा है, परंतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं बाह्य स्रोती में लगे तकनीकी विज्ञानी के ऊपर सर्वाधिक असर देखने को मिला है हमारे देश में। विकसित देशों में कार्यरत इस क्षेत्रों के कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो गई और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों में व्यापक बेरोजगारी की समस्या देखी गई हमारे देश में। विदेशों में कार्यरत भारतीयों से प्राप्त आय की मात्रा भी घट गई है। तो ये सब हमारे भारत में मंदी पड़ा है। उसके बाद भारत में इसका असर तो कम पड़ा ही पड़ा है, क्योंकि यहाँ के पूंजी बाजार काफी मजबूत अवस्था में भी है। यहाँ के इंजीनियर आज भी बाह्य स्रोती पर लगे हुए हैं। खासकर भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी मजबूती है और पूरे विश्व में हमारे इंजीनियर का स्थान तो ऊंचा है। हमारा आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद भी वर्तमान मंदी का असर हमारे देश में कम पड़ा है।